हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा ये व्लॉग रहने वाला है सिर्फ राहुल सर के लिए। और उसमें हमने जो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करा उससे रिलेटेड A to Z जो इन्फॉर्मेशन है, आई मीन 50 से 60% आपको इस ब्लॉग के माध्यम से मिल जाएगा। कैसे हमारी क्लास रहती है, राहुल सर हमें किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ये सब चीज़ें। इस ब्लॉग को बनाने का मेरा बस यही एक मकसद है, जो आपको मैं पूरा डीपली नॉलेज दे पाऊँ। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो थोड़ा एक इसके थ्रू से वो सपोर्टिव हो जाएंगे। और जब भी वो यानी कि अफोर्ड करने लायक हो तो अपना एडमिशन लेके बेसिक रूप से पूरी डीपली नॉलेज यहाँ से ले लें। ये हैं दोस्तों हमारे राहुल सर, और देख सकते हो काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे लिए और काफ़ी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं सर हमें। तो ध्यानपूर्वक आप इस पूरे ब्लॉग को देखना। हाँ, आशा है थोड़ा सा इसमें साउंड की थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज़ ये बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड किया गया है विदाउट एडिटिंग, इसलिए तो आप थोड़ी डीपली नॉलेज के लिए इसे ध्यानपूर्वक सुने। आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी चीज़ें आपको मोबाइल से रिलेटेड आपको जानने को मिलेगा इस व्लॉग के माध्यम से। यहाँ पर 2 होएगा तो 2.2 किलो ओम में कहलाएगा। कितना फर्क पड़ता है? अब ये जो फर्क पड़ रहा है हीटिंग की वजह से, ये पड़ता है थर्मिस्टर की वजह से। थर्मिस्टर बैटरी में मिलेगा, बैटरी के कनेक्टर की लाइन में मिलेगा, चार्जिंग जैक की लाइन में मिलेगा। इसके अलावा ये मिलता है CPU IC के पास। CPU IC के पास कब, किस काम के लिए? तो भाई जब आप फ़ोन में गेम खेलते हो, या फ़ोन में चार्जिंग पर लगा के वीडियो या कोई सॉन्ग प्ले कर रखा है आपने, या कोई भी फ़ोन का यूज़ करो तो फ़ोन हीट करने लगता है। यस सर। जब आप ओवर हीट पे ले जाओगे ना, तो एक और नोटिफिकेशन आएगी, फोन टेम्परेचर इज टू हाई, प्लीज शट डाउन योर फोन इन 30 सेकंड या 15 सेकंड। वो टाइमर दे देता सर, और वो उतने टाइम में आप बंद करो मत करो, फोन खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अब आने लग गया फोन में। ये भी स्मार्ट होने की वजह से। वहाँ पर यूज़ होता है थर्मल, उसे हम नाम देते हैं AP थर्मल। AP थर्मल मतलब होता है एप्लीकेशन थर्मल। ये एप्लीकेशनों के ऊपर ध्यान रखिएगा कि कौन सी एप्लीकेशन की वजह से आप CPU को ज़्यादा हीट कर रहे हो। तो ये CPU की प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ओम रेंज का सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि उसके अंदर यूनिट में ओम दिखाई देगा तो पॉइंट भी मिलेगा। ये वाला पॉइंट आएगा। ये वाला जो पॉइंट है 200 पे रहता है, 2000 पे करते ही चला जाता है। यस सर, ये चला सिर्फ इसी पॉइंट पर, इन 2 पॉइंटों पर LVR रेसिस्टर कहलाता है। ये हम वैल्यू से भी पता कर सकते हैं, और दूसरा जो अपना तरीका उससे भी पता कर लेंगे। तो ये हमारे को LVR शो होता है, जिसमें भी इन 2 पॉइंटों पर अगर 1 से 50 तक की वैल्यू शो कर गई कोई भी रेसिस्टेंस, तो वो LVR है 100%। ठीक, चेक करते हैं। कितने हो गए? तो एक रेसिस्टेंस यहाँ पे ये वाली लगी हुई है, मैं इसे चेक करूँगा पहले। इस वाली और एक रेसिस्टेंस ये रही, इस वाली। उधर लगी हुई है 5 रेसिस्टेंस, और एक मैंने बताया था ब्लू ले सकती है, उसमें ग्रीन, ये भी रेसिस्टेंस है। क्योंकि साइड से देखने पर जब आप इसे निकाल के बाहर देखोगे ना, तो हाइट भी कम मिलेगी और नीचे से ये भी वाइट निकलेगी। फिलहाल ये 5 रेसिस्टेंस है। कहीं पर रखे 14 किलो 700 ओम की रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब ये HVR है या VDR आपको कैसे पता? पहले पता करना पड़ेगा ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें कंपोनेंट चेकिंग क्यों सीखनी है, क्योंकि हमें फोन रिपेयर करने के टाइम पर कंपोनेंट मार्केट से नहीं मिलेगा, बोर्ड में से चेक करके निकालने वाले। और जब आपको सॉल्यूशन करना है उस दौरान यही नहीं पता होगा कि आपको कंपोनेंट चेक कैसे करना है, कौन सा निकालूं, यही नहीं पता होगा तो रिपेयर कैसे करूँ, है कि नहीं? तो आपको पहले तो कंपोनेंट चेकिंग सीखनी है, सॉल्यूशन तो बाद में आएंगे। मुझे इसे चेंज करने के लिए एक बॉक्स की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर डोंगल के। ठीक है, अब वो डोंगल चल रही है इंटरनेट से, बिना इंटरनेट के कुछ भी पॉसिबल। और जो वो इंटरनेट चल रहा है वो चल रहा है मेरे नाम पे। ठीक, जो वो बॉक्स मैंने ले रखा है वो चल रहा है मेरे लैपटॉप के IP एड्रेस से। ठीक, अब जब मैं इस फोन को कनेक्ट करूँगा, इसकी सारी डिटेल सर्वर में, इसका अभी तक तो चेंज हुआ नहीं था, बिना चेंज करे भी पहुँच गया ना डिटेक्शन में। अब डिटेक्शन में जब ये पहुँच चुका है, मैं इसको हटा के बदलूंगा तो क्या वहाँ पर सर्वर में आ नहीं रखी है, पुराना ये नंबर था, इसे हटाया गया और ये नया डाला गया। तो पकड़ना होगा तो वहाँ से पकड़ा जा सकता है। जिसने भी बदला वो उसको पकड़ेगा, जिसने जिसके लिए बदला उसको पकड़वाएगा। इसीलिए जब पकड़ना जाना है पकड़ा जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी, उससे नहीं रोका जा सकता।
डॉटेड कॉइल प्लास्टिक की बॉडी में होगी, साइड से ऐसा लगेगा जैसे इसमें कॉपर वायर दिखती भी है, कॉपर वायर इसके अंदर। हमेशा देखने पर इसके अंदर वायरिंग दिखाई देगी सबके डॉटेड कॉइल। बॉडी इसकी प्लास्टिक की रहती है, प्रिंट इसका बिल्कुल नीचे की साइड रहेगा, बोर्ड के बिल्कुल चिपका हुआ है। जब इसे हम चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए भी हमारे पास मल्टीमीटर की प्रॉप प्रोफेशनल वाली होनी चाहिए, तो वो वाले मीटर की प्रॉप भी इस तरफ पहुंच सकती है, या फिर मल्टीमीटर की प्रॉप के आगे आपको निडल सुई लगानी पड़ेगी या सर्जरी ब्लेड लगाना पड़ेगा, तब जा करके वो टेस्टिंग होती है। स्टार्टिंग में बेसिक वाले बच्चों को हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे आप लोगों में चोट लगने का खतरा में तो ईजिली दिख जाते हैं, बहुत से फोनों में दिखते भी नहीं हैं, तो तब भी हमारे को निडल या सर्जरी ब्लेड की जरूरत पड़ती है चेकिंग करने। इसके बाद आती है राउंड कॉइल, रहेगी सेम ऐसे ही, बस उसके कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। ये तो स्माइल हिस्ट्री हो जाती है, मैक्सिमम है 4.45, सिर्फ 4.5 वोल्टेज की बैटरी है, और हमारी डिस्प्ले को एक बारी में ऑन होने के लिए चाहिए था 22 वोल्ट। अब 4.5 वोल्टेज से 22 वोल्टेज की चीज़ कैसे चलाना, तो वो हमारे इस कंपोनेंट की वजह से पर चेकिंग होगी। जाहिर सी बात है, एक तार से मिलकर बनी हुई है कॉइल, सबने देखा है, टूटी हुई कॉइल भी देखी, तो कॉपर वायर दिखी जा सकती है। अगर वायर टूट गया तो कॉइल खराब, वायर टूट गया तो फिर फ्रीक्वेंसी नहीं बन सकती ना, तो जाहिर सी बात है, अगर बीट साउंड नहीं आया तो कॉइल खराब है, बीट साउंड आया तो कॉइल ठीक है, यानी कि कॉइल में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बीट का साउंड आना चाहिए। कॉइलें देखने को मिलती है, तो आप बोर्डों को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हुए चेक करिए। आज का टॉपिक है क्रिस्टल। अभी पता आरटीसी क्रिस्टल। सबसे पहले हम ऑस्किलेटर क्रिस्टल के बारे में जान लेते हैं। ऑस्किलेटर क्रिस्टल जो होता है, इसके बिना हमारे फ़ोन को वायरलेस नहीं बनाया जा सकता। जितने भी वायरलेस डिवाइस फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड होने वाले बनेंगे, वो सभी में ऑस्किलेटर क्रिस्टल का इस्तेमाल होगा ही होगा। बिना इसके कोई भी फ्रीक्वेंसी या सिग्नल वाली डिवाइस वायरलेस नहीं बनाई जा सकती। इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर फ़िलहाल 3 फ्रीक्वेंसियाँ काम करती हैं इसमें। पहले जब 2G मोबाइल थे तब 13 मेगाहर्ट्ज़ का था। 2G मोबाइल में ही GSM और CDMA बने, 16 मेगाहर्ट्ज़ का आया। फिर 2G मोबाइल में ही और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इन्वॉल्व हुई, तब इसमें 19 मेगाहर्ट्ज़ का ऑस्किलेटर क्रिस्टल भी आया। फिर 3G 4G इन दोनों जनरेशन के अंदर 26 मेगाहर्ट्ज़ का ऑस्किलेटर क्रिस्टल इस्तेमाल किया गया। आज 5G के अंदर 32 मेगाहर्ट्ज़ का ऑस्किलेटर क्रिस्टल इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे जनरेशन बदलेगी, अब जो 6G मोबाइल आएंगे उनके अंदर भी ऑस्किलेटर क्रिस्टल के बदलाव के बाद ही उन्हें बनाया जा सकता है। बिना ऑस्किलेटर क्रिस्टल के बदलाव के नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल फ़ोन नहीं बन सकते। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये भी हमारे फ़ोन के अंदर कॉलिंग के लिए नेटवर्क को पैदा करने का काम करता है। यही ब्लूटूथ के लिए काम करेगा। किसी की वजह से वाईफाई काम करता है फ़ोन में, किसी की वजह से लोकेशन काम करती है। तो ये कंपोनेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है वायरलेस फ्रीक्वेंसी के अंदर। इसकी मल्टीमीटर से कोई टेस्टिंग नहीं होती है। इसको टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर काफ़ी छोटे रह जाते हैं, इस वजह से इसकी टेस्टिंग होगी CRO मशीन से, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप या DSO से, डिजिटल ऑस्किलोस्कोप। इन दोनों मशीनों की कॉस्ट मार्केट में तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये की आती है। तो जब भी कभी हमें ये ख़राब लगता है कंडीशन के आधार पे, तब हम इसको ही न्यू ला करके बदल देते हैं, क्योंकि ये मार्केट में 25-30 रुपये के करीब मिल जाता है। तो हम इसको चेक करने के लिए मशीन नहीं रखते, क्योंकि मशीन काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी और कंपोनेंट सस्ता है। लेकिन जब आप ट्रेसिंग में पहुंचोगे तब उस मशीन की आवश्यकता आपको बताई जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि वो मशीन क्यों रखनी है। बेसिक के अंदर इसकी इतनी नीड नहीं रहेगी।
ऑस्किलेटर क्रिस्टल की दो रियल शेप होती है। सबसे पहले तो इसकी एक पहचान है कि इसके 4 प्रिंट रहेंगे और ये हमेशा आईसी के पास रहेगा। जैसा पैसा दोगे वैसे इसकी क्वांटिटी मिलेगी फ़ोन में, यानी कि जितना ज़्यादा महंगा फ़ोन उतने ज़्यादा ऑस्किलेटर क्रिस्टल, जितना सस्ता फ़ोन उतने कम ऑस्किलेटर क्रिस्टल। ये हमें CPU आईसी के पास मिल सकती है, नेटवर्क आईसी के पास, ब्लूटूथ वाईफाई आईसी के पास, GPS आईसी के पास। जिस फ़ोन में जितना ज़्यादा पैसा लगेगा उतनी ही ज़्यादा आईसियाँ लगी होती हैं और उतनों के ही पास ये मिलेगा। जितना सस्ता फ़ोन लोगे उतनी इन आईसीओ को एक ही में बिल्ड कर दिया जाता है, तो उतने में ही ये क्वांटिटी भी इसकी कम हो जाएगी। फिलहाल ये है ऑस्किलेटर क्रिस्टल जिसपे 26.00 लिखा हुआ भी है। ये इसका नंबर है कि ये 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है। इसके पहचान भी बिल्कुल सेम जैसे आप इसके नंबर्स को देख रहे हैं, सीधा जिस लिखावट में होगा एज इट इज़ निकलेगा, तो न्यू भी एज इट इज़ वापस लगेगा। घुमा के उल्टा अगर आपने लगा दिया इसे तो फ़ोन डेड भी हो सकता है। तो इस कंपोनेंट को जैसा देख रहे हैं सेम एज इट इज़ निकाला जाएगा और चेंज करने के टाइम पर भी सेम उतनी ही फ्रीक्वेंसी का इसे वापस लगाया जाएगा। किसी के माइंड में अगर ये बात आए कि भाई 26 मेगाहर्ट्ज़ की जगह अगर हम 32 मेगाहर्ट्ज़ कर दें तो आपका फ़ोन 4G से 5G बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ हार्डवेयर चेंज कर देने से कोई परेशानी का समाधान नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर में भी उसकी कमांड होनी ज़रूरी है। तो जब तक सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों एक साथ बदले नहीं जाते हैं तब तक 4G से 5G में नहीं किया जा सकता किसी भी फोन में, या 3G से 4G में नहीं किया जा सकता, ना 5G को 6G में किया जा सकता। यदि कभी फ्यूचर में कोई आपको ये चीज़ बोले कि हम आपके 4G फ़ोन को 5G बना सकते हैं या 5G को 6G बना सकते हैं, तो वो बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि किसी भी फ़ोन की एक भी फाइल कोई भी नहीं बना सकता। अगर ऐसे ही बन जाती तो हर फ़ोन का यूज़र इंटरफेस अलग कस्टमर अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेता, ना कि उसे रूट कराने की ज़रूरत पड़ती। रूटेड फाइल अगर आप फ़ोन में डाल भी देते हो तो फ़ोन की सारी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, फ़ोन आउट ऑफ वारंटी हो जाता है। वो जिस भी कंपनी का फ़ोन है वो कंपनी उस फ़ोन में कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं करेगी, ना हार्डवेयर का कोई उसमें सॉल्यूशन करेगी। दूसरा, रूट करे हुए फ़ोन डेड भी हो गए अगर, तो उसे दोबारा सॉफ्टवेयर से ऑन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, यानी कि सिर्फ 2% चांस होता है रूट करे हुए फ़ोन को ऑन करने का। इसलिए जो भी फ़ोन की फाइल कोई घर पे बनाने की ट्राई करेगा वो कर ही नहीं सकता। एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स करने के बाद भी कोई पर्सन एक एप्लीकेशन बनाने के लिए हज़ारों वर्डों की कोडिंग कर पाता है, तब जाके एक एप्लीकेशन डेवलप होती है। यहाँ आप पूरे फ़ोन का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी अपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग नहीं दे पाएगी, ना ही आपको उसे कहीं से हासिल कर पाओगे। क्योंकि अगर ऐसा ही हो जाता तो इतनी सारी कंपनियों के इंटरफेस अलग अलग नहीं देखने को मिलते कि MI का यूजिंग करने का तरीका अलग है, ओप्पो का तरीका अलग है, वीवो का तरीका अलग है, सैमसंग का तरीका अलग है, आईफोन का तरीका अलग है, तो सभी चीज़ों के अलग है ना। तो इनका सॉफ्टवेयर कोई घर पे थोड़ी बना सकता है, इसीलिए कोई भी फ़ोन को 4G से 5G में या 4G से 6G में नहीं बदला जाए। आपकी कंट्री के मेन सर्वर पे जाएगी, फिर सर्वर से आपकी सैटेलाइट पे जाएगी, उस सैटेलाइट से दूसरे जिस भी पर्सन को करा होगा कॉल आपने, उसके सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर से उस पर्सन के पास जाएगी। तो ये पूरा एक सर्कल होता है जिसे BTS का नाम दिया गया। इस BTS के थ्रू ही एक कॉल मिल पाती है, चंद नैनो सेकंड की प्रोसेसिंग रहती है इसके अंदर, जो आपकी वॉइस को तुरंत दूसरी तरफ कितने भी किलोमीटर दूर हो लगातार ट्रांसमिट करती रहती है और रिसीव भी करती रहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। यदि दोस्तों आपको मेरे इस ब्लॉग से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।